नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी जी के 400 पार की हवा तो पहले फेज की वोटिंग नहीं निकालती है। इतने कम वोट पड़े हैं कि बीजेपी से लेकर आरएसएस तक के नेताओं में बेचैनी है, घबराहट है। और पहली बार बीजेपी के कई उम्मीदवार खुलेआम कह रहे हैं कि इस बार मोदी लहर नहीं दिख रही है और हो सकता है कि पार्टी कहीं ना कहीं 250 सीटों पर ही सिमट जाए। 272 की बात छोड़िए, 250 पर ही सिमट सकती है। और उधर जो सेफोलॉजिस्ट हैं, यानी जो पॉलिटिकल पंडित हैं, उनका ये मानना है कि ये जो कम वोटिंग प्रतिशत है, परसेंटेज है, अगर पहले फेज की तरह ये जो ट्रेंड है ये दूसरे फेज में भी दिखता है, तीसरे फेज में भी दिखता है, चौथे, पांचवे, यानी ये ट्रेंड कम वोटिंग का जारी रहता है, मोदी लहर नहीं दिखती, कोई चमत्कार नहीं होता है, तो सेफोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो 250 की गिनती है ये 230, 235, 225 यहां पर आके रुक सकते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर बीजेपी 225, 230 या 235 पर फंसती है तो फिर क्या बीजेपी और आरएसएस के भीतर एक लॉबी अपने रथ का घोड़ा बदल सकती हैं? घोड़े से मतलब क्या मोदी की जगह फिर गडकरी चेहरा हो सकते हैं फिर? अब सवाल ये भी है कि अगर मोदी की जगह कम गिनती पर, बीजेपी की कम गिनती पर गडकरी को सपोर्ट मिल सकता है, तो क्या मोदी और शाह से, इस गुजरात लॉबी से जो बीजेपी के नेता नाराज हैं, जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, या छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, इस वक्त मोदी शाह के बाद सबसे ताकतवर नेता, क्या फिर योगी आदित्यनाथ भी गडकरी का समर्थन कर सकते हैं? एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या गडकरी की लॉबी धीरे धीरे बीजेपी में सक्रिय हो रही है, हरकत में आ रही है? अब दोस्तों, अगर गुजरात लॉबी सक्रिय में है तो ये बातें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं धुआं भी है जो बीजेपी में दिखाई दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप नागपुर देखें, जो आरएसएस का मुख्यालय, आरएसएस का गढ़ है, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, मोदी जी 10 साल में पहली बार उन्होंने आरएसएस मुख्यालय यानी नागपुर में रात गुजारी 19 अप्रैल को। और जहां पर रात गुजारी, जो राजभवन है जहां उन्होंने रात गुजारी, उससे चंद किलोमीटर दूर, 6-7 किलोमीटर दूर नितिन गडकरी का घर है। और नितिन गडकरी उस रात या उस दिन मोदी जी से मिलने तक नहीं गए। सोचिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं गया। प्राइम मिनिस्टर पहली बार 10 वर्षों में नागपुर में रात गुजार रहे हैं, आरएसएस मुख्यालय के शहर में, और नितिन गडकरी, सीनियर लीडर, कैबिनेट मिनिस्टर, अपने बॉस से मिलने नहीं गए, प्राइम मिनिस्टर से मिलने नहीं गए। इस तरह की खबरें हैं और इन खबरों का अभी तक खंडन नहीं हो रहा है। और चौंकाने वाली बात यह कि उसी नागपुर में, उसी आरएसएस मुख्यालय के गढ़ में जब योगी आदित्यनाथ आते हैं तो गडकरी जी सिर्फ मिलते ही नहीं हैं, योगी जी को बाकायदा अपने घर ले जाते हैं, चाय पिलाते हैं, बातचीत होती है, योगी जी सेल्फी लेते हैं, गडकरी जी के बालकनी में वक्त गुजारते हैं, उसी नागपुर में जहां पर मोदी रात भर रुकते हैं। गडकरी जी लाल कालीन बिछाते हैं योगी आदित्यनाथ के लिए। दोस्तों, इन समीकरणों को, इस परिवर्तन को समझने की ज़रूरत है। बीजेपी में आखिर हो क्या रहा है? अब दोस्तों, मैं बात 272 की नहीं कर रहा हूँ कि मोदी अगर 272 सीट लाते हैं फिर क्या होगा, या 260, फिर तो मोदी ही बनेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अगर बीजेपी 220 के नीचे चली गई फिर क्या होगा, क्योंकि 220 के नीचे अगर बीजेपी जाती है तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है, जाहिर है कि फिर राहुल गांधी की अगुवाई में एक सरकार बनेगी, कांग्रेस की अगुवाई में एक सरकार बनेगी, फिर इंडिया अलायंस के नंबर ज़्यादा होंगे अगर बीजेपी 220 के नीचे जाती है। सवाल यह है कि अगर बीजेपी फंस जाती है बीच मझधार में 230, 235, 240 सीट, फिर बीजेपी के भीतर क्या होता है? फिर ये जो शख्स है आरएसएस चीफ, ये फिर क्या सोचता है, इसके दिमाग में क्या चलता है? फिर ये जो गुजरात लॉबी, इसका क्या होगा अगर 230, 235 पर मोदी जी का रथ अटक जाता है, रुक जाता है?
क्या गडकरी ही चेहरा होंगे? बिग क्वेश्चन, इस चुनाव का अब तक का सबसे बड़ा सवाल। जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड है हर फेज वाइज, पहले फेज में कम वोटिंग, क्या सेकंड फेज में अगर कम वोटिंग होती है और बीजेपी अंक गणित में फंसती है तो क्या गडकरी चेहरा होंगे? यही क्वेश्चन है। दो खास मेहमान हैं गडकरी साहब पर बरसों से निगाह रखने वाले विवेक देशपांडे इंडियन एक्सप्रेस के पॉलिटिकल एडिटर जो नागपुर में ही रहते हैं, आरएसएस और बीजेपी के आप कह सकते हैं नंबर 1 रिपोर्टर। उनसे बातचीत मैं करूंगा, पूछूंगा इस सवाल को। और मेरे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक भी होंगे। नागपुर के बाहर बीजेपी में क्या हो रहा है गडकरी को लेकर, उस पर भी बात होगी। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, चलते हैं सीधे नागपुर आरएसएस मुख्यालय विवेक देशपांडे के पास और दिल्ली अभिषेक कुमार के पास। विवेक देशपांडे जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये क्या फैक्ट है कि 19 अप्रैल को मोदी जी नागपुर में थे और मोहन भागवत आरएसएस चीफ भी नागपुर में थे? आपका क्या कहना है कि मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात नहीं हुई, और अगर हुई भी होगी पर्दे के पीछे तो ये चीजें एक सीक्रेट होंगी? लेकिन मैं दूसरा सवाल कर रहा हूं, चलिए ठीक है, मोहन भागवत की जानकारी नहीं है आपको, लेकिन ये तो फैक्ट है कि जिस दिन मोदी जी थे उस दिन मोहन भागवत भी नागपुर में थे। क्या ये फैक्ट सही है कि मोहन भागवत जी का जो मतदान है वो नागपुर में है, तो वो मतदान के लिए तो यहाँ रहते ही है वो, मतलब कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि 19 तारीख को जब नागपुर में मतदान हो रहा था तो वो नागपुर में थे। नागपुर में थे। ठीक है, मैं आगे आऊंगा। मोहन भागवत भी थे, मोदी भी थे, और मोदी 10 साल में पहली बार नागपुर रुके। मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, चलिए ठीक है, आपके पास साक्ष्य नहीं है ये कनेक्ट करने के कि मोहन भागवत की मोदी से मुलाकात हुई नहीं हुई, लेकिन क्या नितिन गडकरी की मोदी जी से मुलाकात हुई? नितिन गडकरी तो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मोदी जी के। अगर प्रधानमंत्री शहर में हैं और उस शहर में कैबिनेट मिनिस्टर है तो मुलाकात तो होनी चाहिए। क्या नितिन गडकरी मोदी से मिले? पांडे जी, देशपांडे जी। जी दीपक जी, ऐसा है, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इस तरह की कोई मुलाकात हुई हो इसका कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं है, और मुझे भी नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच में कोई इस तरह से नागपुर में मुलाकात हो, ताकि ये एक बहुत ही ऑब्वियस बात हो जाए कि कुछ तो क्राइसिस है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो अपना क्राइसिस और अपना प्रॉब्लम इस तरह से जाहिर तौर पर जनता में चला जाए, उसकी चर्चा हो, इस तरह की कोई भी स्टेप मोदी जी लेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, ये बात अलग है, अगर मोदी जी चाहते तो नितिन गडकरी जी को बुलाकर उनसे बात करते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने का कोई उनका नागपुर में कोई चांस नहीं था। इसी तरह की बातें लेकिन ये बताइए, ये जो जहां मोदी जी रुके थे, आप तो देश पांडे जी नागपुर में ही रहते हैं, जहां पर मोदी जी रुके थे उस राजभवन से नितिन गडकरी का जो घर है कितनी दूर है? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 25 किलोमीटर? अरे वहां से उनका घर काफी दूर है, करीब 7-8 किलोमीटर है। 7-8 किलोमीटर तो कोई दूरी नहीं साहब। जी नहीं, नागपुर में तो कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं। जी, लेकिन आप ये बताइए, एक बात और मैं इससे पूछूं कि इससे पहले कि मैं अभिषेक के पास जाऊं, क्या नितिन गडकरी और मोदी जी, क्या गुजरात लॉबी और नितिन गडकरी की जो लॉबी है, आप नागपुर में 20 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार के पॉलिटिकल एडिटर रहे, मेरा लगता है कि नागपुर में आप जैसा काबिल और आप जैसा भीतर तक जाने वाला शायद ही कोई रिपोर्टर। क्या आपको लगता है कि नितिन गडकरी की लॉबी और मोदी जी की गुजरात लॉबी अभी भी खटपट है? उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये बात भी सब पे जाहिर है कि उनके बीच में बनती नहीं है, कोल्ड वॉर है, और उसके चलते दो पोल्स बीजेपी में हो गए हैं। एक मोदी पोल है, दूसरा गडकरी पोल है, और वो इस पोल में इसलिए कह रहा हूं कि दोनों के अपने अपने आरएसएस के समर्थक हैं। मतलब एक तबका आरएसएस का है जो गडकरी जी के पीछे खड़ा है, वो हालांकि बहुत बड़ा तबका नहीं है। जो बड़ा आरएसएस का तबका है वो मोदी जी के पीछे खड़ा है, वो उनकी एक मजबूरी है इसलिए खड़ा है। वो मोदी जी को बहुत चाहते हैं इसलिए नहीं खड़ा, क्योंकि मोदी जी सत्ता में है और मोदी जी सत्ता ला सकते हैं। जो जिस तरह की सत्ता मोदी जी ला सकते हैं वो
ताकत गडकरी जी में नहीं है। लेकिन गडकरी जी बहुत पॉपुलर है मोदी जी के बाद। सबसे दूसरा पॉपुलर अगर कोई चेहरा भाजपा में है तो वो नितिन गडकरी का है, ये भी आरएसएस जानती है। क्राइसिस के समय नितिन गडकरी एक ट्रबल शूटर के रूप में काम आ सकते हैं, इसकी इसकी भी एक समझ आरएसएस में है। इसलिए आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी वो जैसे मोदी जी के पीछे खड़ा है एक मजबूरी के तहत, तो उसी तर्ज पर वो नितिन गडकरी के खिलाफ उनके पीछे भी खड़ा है ताकत के साथ में। ये भी एक सच्चाई है। और आपस में मोदी जी और नितिन गडकरी के संबंधों के बारे में हम तो जानते ही हैं, सभी जानते हैं कि एक तरह से कोल्ड वॉर दोनों के बीच में चलता है। दीपक देशपांडे जी, इंडियन एक्सप्रेस इससे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव अखबार हुआ नहीं, और उसके आप राजनीतिक संपादक, और बाकायदा नागपुर में आपने 30-35 साल की पत्रकारिता की है। नागपुर में आपसे बड़ा कोई नाम नहीं है जहां तक इन्वेस्टिगेटिव पॉलिटिकल जर्नलिज्म की बात है। कई खबरें आपने ब्रेक करी। आज मैं चाहता हूं एक खबर आप और ब्रेक कर दीजिए अगर आपका मन हो, और खबर यह है कि क्या आपको लगता है कि अगर 220-230 पर बीजेपी लुढ़कती है, नीचे आती है, तो क्या गडकरी के चांस हो सकते हैं? क्या आरएसएस और जो मॉडरेट फेस हैं हिंदुस्तान की राजनीति में, वो नवीन पटनायक भी हो सकते हैं, वो नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, वो ममता बनर्जी भी हो सकती हैं, अगर 230-225 पर अगर बीजेपी फंसी तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है? गडकरी द मॉडरेट फेस, द न्यू वाजपेयी ऑफ बीजेपी, क्या ये फिर सरकार के लगाम इनको दी जा सकती है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप देखिए जब अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी की सरकार थी, जो उस समय जो सरकार थी उसके खिलाफ आरएसएस खड़ा हो गया था, और खुद आरएसएस चीफ उस समय के प्रमुख जो सुदर्शन जी थे, उन्होंने पब्लिक इंटरव्यू में ये कहा था कि दोनों को अभी नीचे उतर जाना चाहिए और नए खून को उन्होंने प्रमोट करना चाहिए। ये जाहिर तौर पर उन्होंने कहा, बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इस तरह से मतलब खेल हो सकता है, खेल हो सकता है। बड़ी खबर, अगर ये सेंस आरएसएस में आ गया है, कहीं से इनको इस तरह के कोई ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पा रही है, तो उस समय वो नेतृत्व बदल के बारे में जरूर सोचेंगे, और उसके ऊपर वो इंसिस्ट भी करेंगे कि अभी नेतृत्व बदल की जरूरत है और मोदी जी आप नीचे उतर जाइए। इस तरह की बात भी आरएसएस करेगा, इसमें इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं। अगर आप कह रहे हैं भाई, आप तो एक्सपर्ट हो, आरएसएस के हेडक्वार्टर को देख रहे हो आप पिछले 25-30 साल से। मैं अभिषेक पर आ रहा हूं। अभिषेक बाबू, आप पिछले कई दिनों से ये जो गडकरी खेमा है, उसके जितने भी नेता हैं जो गडकरी के साथ रहे जब गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, आप सबके संपर्क में। मैं एक सटीक खबर आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गडकरी की लॉबी एक्टिव हो गई है? क्या गडकरी की जो लॉबी है भाजपा के अंदर वो सक्रिय है, और उसके निशाने पर गुजरात लॉबी है? देखिए दीपक जी, गडकरी की लॉबी ही एक्टिव नहीं हुई है, बल्कि वो सारी लॉबी बीजेपी के अंदर एक्टिव हो गई है जो नरेंद्र मोदी की जगह बीजेपी में वैकल्पिक नेतृत्व चाहती है। बात सिर्फ गडकरी की नहीं है, लेकिन गडकरी का चेहरा एक चमकदार चेहरा है, एक स्टार परफॉर्मर मिनिस्टर की छवि है, तो उसके इर्द गिर्द स्वाभाविक है कि 4 जून के बाद यदि नंबर नहीं आए तो ये सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे। और नाराजगी आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो कि बगावत का धुआं आपको भाजपा में दिख रहा है? देखिए, इसको बगावत का धुआं भी हम नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता की राजनीति की उम्र पूरी हो गई, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि मियाद पूरी हो रही है जी, मियाद पूरी हो गई है। इसलिए क्योंकि हर मेडिसिन की एक एक्सपायरी डेट होती है, हर राजनीतिक तौर तरीके की एक एक्सपायरी डेट होती है। नहीं तो अगर मैं एक सवाल करूं, बाद में मैं पांडे जी के पास भी आऊंगा, देश पांडे जी के पास। क्या वसुंधरा राजे राजस्थान में खेल कर रही हैं? क्या शिवराज सिंह, भले वो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी तो मन में है कि आपने मेरे चेले को मुख्यमंत्री बना दिया, मेरा इतना अपमान, बेइज्जती कर दी? क्या रमन सिंह, जिनको किनारे कर दिया गया, हाशिए पे ला दिया गया, कई बार के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के, ये जो रमन सिंह टाइप के लोग हैं, वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को जब से कहा है कि तुम एकनाथ शिंदे के नीचे चाकरी करोगे, 5 साल का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिसको समय नहीं मिलता था फडणवीस से मिलने का, जो आदमी बाहर बैठा रहता था फडणवीस के दफ्तर के बाहर, और विवेक देशपांडे जी ने देखा होगा इसको नागपुर में,
क्योंकि वहां भी असेंबली का सत्र होता है नागपुर में। क्या देवेंद्र फडणवीस से लेकर वसुंधरा राजे से लेकर रमन सिंह से लेकर शिवराज सिंह चौहान से लेकर नितिन गडकरी की लॉबी, क्या ये जो लॉबीज हैं ये एक्टिव हैं? और क्या ये जो बेचैनी है फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद, कि क्या बीजेपी को लगता है कि अब ये अगर मियाद खत्म हो रही है गुजरात लॉबी की, अमित शाह और मोदी के दिन अगर करीब आ रहे हैं सत्ता में, तो क्या हम माने कि 4 जून को फिर हंगामा होगा अगर बीजेपी 272 पे नहीं पहुंची, 230 220 पे अटक गई? दीपक जी 230 220 छोड़िए, ये 190 से 210 का 215 का मामला है। और ये तो आपने तो खेल ही खत्म कर दिया जी। ये अभिषेक जी, आपने तो फिर खेल ही खत्म कर, मेरे सवाल ही खत्म कर दिया आप। अरे भाई 190 पे फिर कहां, 190 पे तो इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। दीपक जी सबसे पहले आप ये देख लीजिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में नाराज भाजपा कितनी बड़ी है। ये सिर्फ दिल्ली में नहीं है, ये जयपुर में है, ये भोपाल में है, ये अहमदाबाद गांधीनगर में है, ये पटना में है, ये लखनऊ में है, ये मुंबई में है। कहां नहीं है नाराज भाजपा? योगी भी है, भारतीय जनता पार्टी आप ये हर जगह है। कहां नहीं है? कर्नाटक में है जहां हाल ही में सत्ता गई है, किस हरियाणा में है, उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां तमाम प्रयोग हो रहे हैं वहां पर नाराज भाजपा है। तो फिर जब नाराज भाजपा इतनी बड़ी हो गई है तो फिर इस सत्ता मैं विवेक को देश पांडे के, मैं विवेक जी के पास आ रहा हूं, लेकिन एक आपने ऐसी बात छेड़ दी, एक ऐसा तार छेड़ दिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बड़ी पकड़ आप रखते हैं। क्या ये नारा सच में लग रहा है कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है उत्तर प्रदेश में? क्या वहां पर जो राजपूत आंदोलन चल रहा है उसमें इस तरह की बातें आ रही हैं कि मोदी अगर प्रचंड बहुमत के साथ आ गए 4 जून को, तो पहला विकेट जो गिरेगा वो लखनऊ में गिरेगा, योगी आदित्यनाथ फिर नहीं रहेंगे, 4 जून के बाद या तो योगी रहेंगे या मोदी रहेंगे? इस तरह की बातें चल रही, इसमें कितनी सच्चाई है अभिषेक जी? देखिए आप सच्चाई की बात कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है? योगी आदित्यनाथ की सत्ता तभी बची रहेगी जब दिल्ली में प्रधानमंत्री बदलेगा, चाहे वो इंडिया अलायंस बदले या भारतीय जनता पार्टी बदले। ये बात अब करीब करीब हर पॉलिटिकल क्वार्टर में लोग समझ चुके हैं और स्वाभाविक है कि योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं, उनके समर्थक भी समझ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि आरएसएस समझ चुका है। आरएसएस हर दौर में वैकल्पिक नेतृत्व को तैयार करता रहता है, लीडरशिप ग्रूम करता रहता है, और उसी नर्सरी से नरेंद्र मोदी को भी आडवाणी जी के जमाने में ग्रूम किया गया। आज पोस्ट नरेंद्र मोदी कौन, भाजपा की कमान किसके हाथ में, संसदीय दल की कमान किसके हाथ में, संघ में इस पर थिंकिंग चल रही है। थिंकिंग और स्वाभाविक है योगी आदित्यनाथ की सत्ता की कुर्बानी नहीं होने देगा संघ। वो विवेक जी एक सवाल जो अभिषेक से का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं। योगी जी की बात चली है, आपने कहा कि आपके पास किसी तरह की कोई अंदर की खबर नहीं है कि मोदी जी रात गुजार रहे हो नागपुर में 10 साल में पहली बार, और 7-8 किलोमीटर दूर आप बता रहे हैं गडकरी जी का घर है। गडकरी जी अपने प्रधानमंत्री को देखने नहीं गए, लेकिन गडकरी जी ने योगी आदित्यनाथ के आगे बाहें खोल दी। मैंने वो विजुअल्स देखे जहां गडकरी के घर पर योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा कर रहे हैं, सेल्फी खिंचा रहे हैं, गडकरी जी के परिवार के साथ बैठ रहे हैं, चाय पानी हो रहा है, फिर वो बालकनी में गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ हैं, फिर योगी आदित्यनाथ को बाकायदा गडकरी जी रैली में ले गए। तो आखिर ऐसा क्या है कि मोदी नागपुर में है और गडकरी से बात नहीं, और लखनऊ से योगी आ रहे हैं तो लाल कालीन बिछा दी गडकरी ने? तो क्या मोदी के जो मुखालिफ लोग हैं वो एक हो रहे हैं? और योगी और गडकरी की मीटिंग को आप विवेक देश पांडे जी कैसे देखते हैं? बिग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। जी दीपक जी, जिस तरह से मोदी जी देश में राज चला रहे हैं और जिस तरह उसी तर्ज पर वो भाजपा के अंदर भी उनका राज चलता है। मतलब वो जिस यार्डस्टिक से पूरे देश को नापते हैं, उसी यार्डस्टिक से वो अपने पार्टी को भी नापते हैं। और उनका एक छत्र जिसको कहते हैं, एक छत्र, एक अम्ब्रेला उनकी बन गई है। और मोदी जी है तो पार्टी है, मोदी जी है तो देश है, अगर मोदी जी नहीं है तो कुछ नहीं है। इस तरह का जो एक जिसको एक यूनिपोलर एक तरह की सत्ता जो मोदी जी की बीजेपी के अंदर भी है,
देश के अंदर तो है ही, लेकिन बीजेपी के अंदर भी है। और बीजेपी में जो स्थानिक नेतृत्व है उसको कठपुतली के तौर पर यूज किया जाता है। ये एक भावना बीजेपी के अंदर बहुत स्ट्रांग पिछले कुछ सालों में बढ़ती गई है। जिस तरह से भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया, वो यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो केवल कठपुतलियां खड़ी करनी है और सिर्फ मोदी। आप देखिए उनका जो तो योगी जी और गडकरी की जो मुलाकात है ये क्या है? मैं उस पर आ रहा हूं। जिस तरह से मैनिफेस्टो के हर पन्ने पर सिर्फ मोदी जी की तस्वीर है, वो दिखाता है, वो दर्शाता है कि मोदी जी के अलावा भाजपा में किसी को कोई स्थान नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ये दूसरे मोदी जी के बाद कौन, तो योगी आदित्यनाथ। इस तरह की भी एक, हालांकि प्रधानमंत्री पद के लिए दो दावेदार भी हो सकते हैं बीजेपी में, एक योगी जी भी हो सकते हैं और दूसरे नितिन गडकरी भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा है कि एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस करनी है मोदी जी के खिलाफ। तो देखा जाए तो कॉम्पिटिटर तो दोनों आपस में, योगी जी और गडकरी वो भी कॉम्पिटिटर है। मोदी जी के बाद कौन, तो योगी जी और गडकरी जी, वो आपस में कंपटीशन उनका भी है। लेकिन अगर मोदी जी को परास्त करना है और मोदी जी को शह देनी है, तो फिर जो मोदी जी के कॉमन कॉम्पिटिटर्स है वो एक साथ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इसका मतलब तो एक तरह की जो मुलाकात थी गडकरी और योगी आदित्यनाथ की, ये एक तरह की लामबंदी हो रही है और इसको भी मोदी समझ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, समय नहीं हो रहा, अभिषेक आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस वक्त एक बहुत जी मुझे एक बात कहनी है। देखिए ऐसा है कि गडकरी जी ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मोदी जी की सभा मेरे लिए नहीं होगी। ये तीसरा इलेक्शन है, लेकिन वो हर बार योगी जी को लाते हैं, ये भी बात देखनी होगी। वो योगी जी को पसंद करते हैं, लेकिन ये मुलाकात तो बहुत कुछ कह रही है, बहुत कुछ ये मुलाकात कह रही। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक जी से, विवेक जी ने तो पूरा का पूरा खेल ही खोल दिया। अभिषेक, आपको लग रहा है कि जो हम बातें कर रहे हैं, ये बातें तभी मतलब सार्थक हो सकती हैं जब वाकई मोदी 225 230 पे फंस रहे हैं। अगर मोदी जी 190 200 पे आ रहे हैं तो फिर बीजेपी तो उसका तो सवाल ही नहीं सत्ता में आने का, फिर तो सीधे सीधे राहुल गांधी की सरकार बन रही है, इंडिया अलायंस की बन रही है। हम बात कर रहे हैं कि अगर मोदी 220 230 पे, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे आ रहे थे और आप मुझसे बात कर रहे थे कि इंटरनल सर्वे जो इस वक्त बीजेपी का है वो 230 240 के आसपास है। इस सिचुएशन पे आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी का एक बहुत बड़ा धड़ा मन बना चुका है और 4 जून को अगर मोदी जी 230 पर आते हैं तो उनका फिर प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेना मुश्किल होगा, बीजेपी से कोई और चेहरा आगे आएगा? लास्ट क्वेश्चन। निश्चित तौर पर दीपक जी, प्रधानमंत्री पद के लिए दूसरा चेहरा ही सामने आएगा। इसलिए दूसरा चेहरा सामने आएगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा रवायत है, सत्ता चलाने की जो पूरी रणनीति है, मॉडस ऑपरेंडी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, वो क्या है? ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। कौन से दल नरेंद्र मोदी को समर्थन देने आएंगे, अमित शाह को समर्थन देने आएंगे? एक दल आप बता दीजिए ईडी सीबीआई से पीड़ित ना रहा हो, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो, चाहे वो मजबूरी व साथ में चुनाव लड़ रहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी का साथ देने नहीं आएंगे। और गडकरी के पक्ष में एक बात और जाती है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र से प्रधानमंत्री का सवाल उठेगा तो मैं समझ गया, सीटों का ब्लॉक शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी तो लेके आप यही कह रहे हैं कि अगर ये चुनाव 230 240 के बीच में फंसा, जो बीजेपी की रिपोर्ट आ रही है, तो फिर चेहरा बदलेगा, रथ का घोड़ा बदलेगा। वो घोड़ा नितिन गडकरी भी हो सकते हैं, आपका ये कहना है, और बीजेपी मन बना रही है। और जैसा कि विवेक देशपांडे जी ने कहा कि फिर आरएसएस को कोई ऐतराज नहीं है कि कवच हट जाएगा, सुरक्षा कवच हट जाएगा। जी दीपक जी, एक छोटी सी चीज मैं आप ही से पूछ लेता हूं, सवाल आप मुझसे पूछ रहे, मैं आप ही से पूछ लेता हूं। चलिए, भाजपा और संघ के सामने दो विकल्प हो, मोदी को बचाना और सत्ता को बचाना, तो किसे बचाएंगे? वो स्वाभाविक सत्ता बचाएंगे। रथ को बचाना, रथ को रफ्तार देना, घोड़ा बदला जाएगा। आप दोनों लोग आए, एक बड़ी बात जो विवेक देशपांडे जी ने कही कि कहीं ना कहीं मोदी से नितिन गडकरी नहीं मिलना चाहते, नितिन गडकरी मोदी से नहीं मिलना चाहते। 7-8 किलोमीटर की दूरी पर घर था नितिन गडकरी का
और राजभवन में रुके थे मोदी जी, मुलाकात लेकिन नहीं हुई। ये 7-8 किलोमीटर की दूरी 7,000 किलोमीटर की लगी 19 अप्रैल की रात में। और दूसरी बात ये कही अभिषेक ने कि योगी आदित्यनाथ की जो मुलाकात है गडकरी के साथ, ये नए समीकरण गढ़ रही है, न्यू इक्वेशंस बन रहे हैं बहुत तेजी से 4 जून के लिए। लेकिन एक चीज मैं यहां कहूंगा अपने दोस्तों के लिए कि अगर 220 210 के नीचे बीजेपी जाती है तो बीजेपी का चैप्टर क्लोज हो रहा है, फिर अपोजिशन की सरकार है, इंडिया अलायंस की सरकार है। अगर मोदी जी 230 240 पे अटकते हैं तो आज जो हमने बात करी नितिन गडकरी की, योगी आदित्यनाथ की, फिर वो सिनेरियो है। और अगर 272 मोदी जी लिया या 260 लिया है तो फिर आज की बातचीत का मतलब यही है कि मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है और इसीलिए 400 पार का नारा दिया गया। बहरहाल जो कुछ है, मुझे लगता है कि ये जो बाकी के फेज के चुनाव हैं, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ये जो बाकी के 6 फेज के चुनाव हैं उसमें वोटिंग टर्नआउट भी देखना पड़ेगा कि क्या उत्साह है, क्या बीजेपी का काडर मोबिलाइज होता है कि नहीं होता है। बहुत सी चीजें डिपेंड करेंगी और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों को, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं जिम्मेदारी के साथ कि डे टू डे जो भी डेवलपमेंट्स है हम अपडेट करते रहेंगे। अभिषेक आप आए शॉर्ट नोटिस पर, विवेक देशपांडे जी आप आए, खुलकर बातचीत हुई। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अपने दोस्तों की तरफ से, आप दोनों का आपने समय दिया, चीजों को सामने रखा। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।